अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई और जमीयत उलमाए इस्लाम ने इत्तेहादी हुकूमत पर इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगा कर देख लिया। दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा करके देख लिया। अलग अलग जुलूस करके भी अपनी ताकत दिखाई, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हुई। न सिस्टम की सेहत पर कोई असर पड़ा, न हुकूमत ने इसे संजीदा लिया। अब खबरें आ रही हैं कि माजी के दो बड़े सियासी हरीफ मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे होने के करीब पहुंच गए हैं। JUI और PTI के दरमियान तल्ख माजी को भूलने और इख्तलाफात की बर्फ पिघलाने के लिए तीन रुकनी कमेटियां बनाई गई हैं। कमेटियां पहले आपसी जो मामलात हैं उसको फिक्स करेंगी और फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाएंगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जिन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, वो न सिर्फ इमरान खान तक जेल में पहुंचा दिए गए हैं वो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, बल्कि उन्होंने मौलाना को मुतमईन करने की यकीन दहानी भी करवाई है। अगर PTI और JUI में इत्तफ़ाक़ राय से मामलात फ़ाइनल हो जाते हैं तो इसके लिए बाकायदा एक ज़ाहिरा एग्रीमेंट होगा, मुआहदा होगा, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान ज़ाहिरा उस पर सिग्नेचर्स करेंगे। नाजरीन, जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माज़ी करीब तक एक दूसरे की सख्त मुखालिफ जमातें रही हैं, यह हकीकत है। लोग भूले नहीं हैं कि जब इमरान खान अक्सर जलसों में मौलाना फजलुर रहमान को उल्टे सीधे नामों से पुकारा करते थे और जवाब में मौलाना भी इमरान खान को मगरिब ममालिक का एजेंट कहते थे। हमें यह भी याद है कि इमरान खान की हुकूमत जिस PDM इत्तेहाद ने गिराई थी, मौलाना साहब इस इत्तेहाद को लीड कर रहे थे। यही बातें मौलाना के साबिक इत्तेहादी भी याद करवा रहे हैं कि इतने ज़्यादा नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात के बावजूद PTI और JUI इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। इस मुमकिन इत्तेहाद पर दो तरफ़ा कारकुन भी कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। PTI पहले ही ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दे चुकी है और मौलाना साहब अपने गुज़श्ता जलसे में मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा चुके हैं। शायद यही वजह कि अभी ये इत्तेहाद बना नहीं है और ये सवालात अभी से उठना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी सियासत में ईद के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है। सवाल ये भी है कि अगर अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होकर सड़कों पर आ जाएंगी तो क्या हुकूमत इसका कोई असर लेगी, हुकूमत पर इसका असर पड़ेगा, इसका मकसद क्या होगा, हुकूमत को कोई टेंशन होगी इनकी इस तहरीक की, मौलाना की और इमरान खान की जमात की इकट्ठी होने से। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI FE के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा मौलाना साहब के ऐसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अब तक रोके हुए थे मौलाना साहब को कि जो PTI का अपोजिशन का जो इनका अलायंस है उसके साथ आप लोग मिलकर तहरीक चला नहीं रहे थे? क्या मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे? नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई पैगाम दिया गया है मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए? कोई मुतमईन किया गया है आप लोगों को? देखिए, हमारे इख्तलाफात की एक अपनी तारीख़ है। 10-12 साल के अरसे में हमारे दरमियान बहुत सी दूरियां रही हैं। उन्होंने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, शायद हमने भी उनके बारे में कुछ कहा होगा। तो वो दूरियां और उसके बाद वर्कर्स के दरमियान जो है वो इस तरह के हालात नहीं थे, या अभी तक भी हम समझ रहे हैं कि अब भी जो है ना उसको उन दूरियों को दूर करने के लिए जो है वो कुछ काम किया जाना ज़रूरी है। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है कि ये दोनों। अगर मैं ये जान पाऊँ आपसे तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, लोग जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या रुकावट है जिसकी वजह से ये इत्तेहाद अभी तक बन नहीं पाया था। देखिए, एक तो उसका वो बैकग्राउंड है जो हम एक दूसरे के खिलाफ कहते रहे हैं और उस पे वर्कर्स जो है वो तकरीबन जो है वो खासा जो है सख्त हो चुका है। दूसरी बात ये है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, हमारा बाकी मुल्क के अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ये क्लेम है कि वहाँ पे भी धांधली हुई है और वहाँ पे भी हम इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। पहले वाइब्स आ रही थी कि जी वहाँ से एटलीस्ट उनकी तरफ से कोई ख़त लिखा जाएगा CM साहब की तरफ से शाहौर हाई कोर्ट को, और ये कहा जाएगा कि जी आप इस इलेक्शन का सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऑडिट करवा लें और उस इलेक्शन कमीशन को भी जो है ना उस ख़त की जो है कापी अरसाल कर दी जाएगी, ताकि कम से कम एक सूबे में ये बात ख़त्म हो जाए। और ये बात अगर ख़त्म होती है तो दूसरे सूबों के लिए भी मामला आगे चलने की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। मगर वो पहले तो इस पे रजामंदी शो की गई थी और उसके बाद जो है वो पीछे हटा गया था। मगर स्टिल जो है वो बातचीत जारी है और मेरा ख्याल है कि ये आपको ईद के आसपास, ईद के इमीडिएटली बाद, मुमकिन है कि ईद से पहले भी हो जाए, मगर ईद के बज़ाहिर जो है ईद के इमीडिएटली बाद जो है वो जोहरी तब्दीलियाँ शायद नज़र आएंगी।
उस वक्त तक बजट भी आ चुका होगा और बजट में भी जो खराबियां गवर्नमेंट ने करनी है वो भी कर चुकी होगी। और तो आप लोग ये समझते हैं कि केपी में धांधली का जिम्मेदार जो है वो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ से आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केपी के जो वज़ीर आला हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में ख़त लिखें, ऑडिट का कहें, और वो उस ख़त की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल की जाए। इस पर जब पहले आप लोगों की बात इस जुमले को थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं, इस जुमले को थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं। हम ये समझते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत केपी के हवाले की गई या हमारा मैंडेट भी चुरा के वो उनके हवाले किया गया, ताकि ऐसा लगे कि केपी के में सिर्फ जो है वो पीटीआई थी और बाकी सूबों में पंजाब में मुस्लिम लीग थी, और फिर जो है इसी तरह से सिंध और बलूचिस्तान जो है वो मिक्स। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि केपी में भी मैंडेट चुरा कर पीटीआई को दिया गया है। जी, ये हमारा स्टांस है, ये हमारा स्टांस है। उसको हमारा स्टांस ये भी हो सकता है कि हमारा स्टांस दुरुस्त ना हो, मगर इस इशू को रिजॉल्व किया जाना ज़रूरी है, और इसके लिए जो एक एंड पे पीटीआई है, पीटीआई जो है वो इस एंड पे इसको रिजॉल्व करे और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे कि यहाँ पे हम इलेक्शन का ऑडिट कराने के लिए तैयार है। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा जो है ये इशू हमारे और उनके दरमियान रिजॉल्व हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि पूरे मुल्क में जो इलेक्शन के हवाले से एक फ़ज़ा बन जाएगी कि तमाम मुल्क में इलेक्शन का ऑडिट हो। बाकी ये ट्रिब्यूनल खेलना, ये 5 साल तक जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, इससे मामला हल नहीं होंगे। और ये वैसे भी जो जिस कानून के तहत जो है वो मामला चलते हैं, वो अदारा जाती धांधलियों को नहीं पकड़ सकते, वहाँ पे ये डिडक्शन नहीं हो सकती, उसका ऑडिट अदारा जाती धांधलियों का ऑडिट मुमकिन नहीं हुआ करता। तो तहरीक इंसाफ इस पर आमादगी जाहिर कर चुकी है कि हम लोग ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं, या फिर इस पर बातचीत होना बाकी है? बातचीत बढ़ रही है, आगे चल रहे हैं। असद कैसर साहब हैं, कुछ लोग आपको जो है ना इस मामलात में जो है वो बज़ाहिर नज़र आएंगे कि वो बज़ाहिर जो है ना उन्होंने बातचीत की है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो पस पर्दा जो है बातचीत भी हुई है। तो वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और वो उस मामलात में जो है वो फिर अल्टीमेटली मेरा ख्याल है ईद के आसपास जो है वो काम को फिर। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंसर्न है आप लोगों के? मेनली कंसर्न तो इलेक्शन का चुराया जाना है। उसके अलावा जो है वो हमारा जो है वो जिस तरह से निज़ाम के हवाले से कुछ मसाइल हैं हमारे और पीटीआई के दरमियान, हम कुछ और सोच रखते हैं, वो कुछ और सोच रखते हैं, तो उसमें भी जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वो अगर निज़ाम के हवाले से भी उसको दूर करेंगे तो वो भी जो है वो मेरा ख्याल है मामलात नज़दीक आने में मदद मिलेगी। तो ईद से पहले ये मामलात आप लोगों के सेटल होते हैं अगर, तो तहरीक इंसाफ ने जो ईद के बाद तहरीक चलाने का इंदिया दिया है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ईद के बाद उनकी तहरीक में आप लोग भी शामिल होंगे इस इत्तेहाद में? देखिए, ये अभी बात प्रीमेच्योर है। अब इस वक्त तक चूँकि हम किसी ऐसे नतीजे पे नहीं पहुँच पाए हैं कि जिसमें हम ये कह दें कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तो हम मिल के आपस में तहरीक चलाने की बात जो है वो इस वक्त नहीं कर सकते, मगर ये बात यकीनन कर सकते हैं कि हम जो है वो ईद के बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमने इस जून के शुरू तक जो है वो जलसे किए, और बड़े जलसे थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े जलसे जो है वो हमारे ही थे, या जितने लोग तो आ सकते थे उतना किसी पार्टी के पास इतने वर्कर्स नहीं थे। तो वो अब उसके बाद चूँकि एक तो ईद का मामला शुरू है और थोड़ा सा गर्मी की भी जो है वो शिद्दत है, तो इस चीज़ को देख के जो है हमने थोड़ा सा बीच में वक्फा दिया है, और ये भी हम देखना चाह रहे हैं कि बजट जो आएगा वो किस तरह से आएगा, तो फिर बहुत सारी जहतों में मिल के शायद आगे बढ़ें या अकेले आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। JUIFA के रहनुमा एडिटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे। अब मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। रोशनियों का शहर कराची, लगता है एक बार फिर से इस शहर को नज़र लग गई है। किसकी सियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब को लेकर बैठ गई है। MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, ये तीनों कराची पर अपना अपना हक जताते हैं, मगर हकीकत ये है
कि कराची कल भी कराची को टारगेट किया जाता था, कराची को लावारिस कहा जाता था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर ये शहर लावारिस ना होता तो आज कराची की गलियों में डाकू खून की होली ना खेल रहे होते। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल डकैती की वारदातों में अभी तक 80 नौजवान अपनी जानें गंवा चुके हैं। सूरत हाल यह है कि शहरी इतने खौफजदा हैं और डाकू पूरे शहर में दनदनाते फिर रहे हैं। कोई कॉलेज जाते तो कोई ऑफिस से आते लूट रहा है, कोई बाजार में तो कोई घर की दहलीज पर लूट रहा है। अलमिया यह है कि ये कत्लो गारत का सिलसिला रुक रहा है, ना ही हुकाम को होश आ रहा है कि करना क्या है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और बदअमनी का जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे को लेकर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी ये समझती है कि कराची को खंडर बनाने और डाकू राज की जिम्मेदार MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। गुज़श्ता रोज़ इस इशू को लेकर सिंध असम्बली में खूब गर्मा गर्मी हुई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने जराइम कंट्रोल ना करने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद की, तो जवाब में शर्जील मेमन MQM पर बरस पड़े। MQM स्ट्रीट क्राइम के इशू पर सिर्फ सियासत कर रही है, सियासत चमका रही है। सिंध हुकूमत से एक्शंस ले रही है सिंध हुकूमत, इससे अब जराइम कम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये मुतालबा करते नजर आए कि अगर रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर शहरियों को असलहा लाइसेंस जारी करे। उन्होंने स्ट्रीट क्राइम में कत्ल गारत को नस्ल कुशी से भी जोड़ा। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी आदि मुजरमान की क्या सज़ा तजवीज़ की, क्या कहा उन्होंने इस हवाले से ज़रा देखिए। हम सब ने मिलकर ये यकीन के साथ आगे बढ़ना है कि इन कातलों को सरेआम सज़ाएं दिलवानी है, इनको सरेआम फांसी पे लटकाएं। 2-3 मिसालें कायम करें, इस शहर से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं बल्कि टारगेट किलिंग हो रही है। यह हकीकत है कि कराची वालों के लिए टारगेट किलिंग कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि कराची वाले 2016 तक टारगेट किलिंग को बड़ा भुगत चुके हैं, जब नामालूम अफराद किसी की भी जान ले लेते थे। फिर कराची में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और कराची को इस काम लौटाया। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल, क्या एक और ऑपरेशन कराची की ज़रूरत बन गया है? मौजूदा सिचुएशन में बदअमनी के मसले पर MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकवे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। सवाल ये है कि अगर वफाक और सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए आगे नहीं बढ़ते तो क्या MQM हुकूमत की हिमायत से पीछे हट सकती है? शहर को डाकुओं से पाक करने के लिए MQM के पास स्ट्रैटेजी क्या है, क्या लाहे-अमल है? इसके मुतालबात तो बहुत सारे हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं ये लोग, लेकिन इसके बावजूद इनके मुतालबात माने नहीं जाते हैं। तो क्या ये लोग हुकूमत से अलग हो सकते हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर MQM के रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपका। अमीनुल हक साहब, आज जो सिचुएशन कराची में चल रही है, जैसे कि मैंने नंबर्स बताए कि रवां साल कितनी टारगेट किलिंग हो चुकी है, कोई कॉलेज जाते हुए लूट जाता है, कोई दफ्तर से घर आते हुए लूट जाता है, कोई घर के बाहर घर के अंदर दाखिल होने लगता है तो लूट जाता है। इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो MQM को आप लोगों का माजी याद दिला रहे हैं कि माजी में तो एक कॉल पर पूरा शहर बंद हो जाता था। 2016 तक कराची के शहरियों ने बहुत टारगेट किलिंग को भुगता है, कराची को बोरी बंद लाशें दी जाती थी। तो ये सारा मामला तो आप लोगों से जोड़ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शाजिया, मेरा ख्याल है जो लोग नाकाम होते हैं वो मुस्तकबिल की बात और हाल के हवाले से गुफ्तगू करने पे घबराती हैं और डरते हैं। मेरा ख्याल है माजी के चैप्टर को क्लोज करके हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अगर हम देखते हैं तो पिछले 15-16 बल्कि अब तो 16 साल हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरानी करती चली आ रही है। और अगर हम पिछला 5 साल भी देख लेते हैं, 6 साल देख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी ताकत के साथ हुक्मरानी के तौर पर मौजूद है। लेकिन क्या हर गुजरते दिन के साथ अगर डेवलपमेंट पैकेज देखते हैं तो कराची खंडरात में तब्दील हो रहा है। अगर हम इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम को देखते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम बर्क रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है। हज़ारों की तादाद में, यस हज़ारों की तादाद में मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, मोटरसाइकिल छीनी जाती है, किडनैपिंग फॉर रैंसम जारी है। अब से पहले पक्के के डाकू थे, कच्चे के डाकू थे, अब तो पक्के के डाकू भी हमें नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन क्या हमें सिंध हुकूमत कहीं पे एक्टिव नज़र आ रही है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। MQM क्या कहते हैं? सिंपल सी बात करते हैं कि जब ताकत 18वीं तरमीम के बाद
अमन और मान कायम करना, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी बनती है? सिंध की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सिंध की सूबाई हुकूमत अपने जिसे कहते हैं कि किसी जगह पर भी गवर्नेंस करती हुई नजर नहीं आ रही है। होना क्या चाहिए कि आप कराची के लोगों को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी पुलिसिंग को इन्वॉल्व करें, तो मैं समझता हूँ कि चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यस, कल जो सूबाई असेंबली में मामला को उठाया, यह बिल्कुल मेरा ख्याल है एमकेएम ने एक अपोजिशन का, ट्रू अपोजिशन का रोल प्ले किया है और यह साबित किया है कि यस, कराची के जो मैंडेट एमकेएम को मिला है, और एमकेएम का नया मैंडेट नहीं मिला बल्कि 3 दहाइयों से मैंडेट चला आ रहा है, तो एमकेएम ने इसकी आवाज बुलंद की। और हमने तरीकेकार क्या रखा? हमने जमहूरी तरीकेकार रखा। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मुस्तफा कमाल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने असेंबली में आवाज उठाया। मुस्तफा कमाल साहब ने शहरियों को असलहा लाइसेंस देने की जो बात की, ये क्या ये कोई दुरुस्त बात थी? शाजिया, मुझे बताए, क्या पंजाब में लाइसेंस इशू नहीं हो रहा है? क्या केपीके में लाइसेंस इशू नहीं हो रहा है? क्या बलूचिस्तान में लाइसेंस तो शहरी अपने हाथ में ले लें? इस्लामाबाद में वफाक से लाइसेंस इशू? You're right, होते हैं। मेरी बात तो शहरी अपने हाथों में ले लें मामलात। तो मैं एमकेएम क्या कह रही है? एमकेएम कह रही है कि आप शहरियों को, आम शहरियों को लाइसेंस अगर इशू करने बात है, तो हमने क्या आइन और कानून के दायरे में रहते हुए लाइसेंस इशू करने की बात की, नंबर 1। नंबर 2, जिम्मेदारी बनती है सिंध पुलिस की। किसी भी जगह पर अगर मैनेजमेंट नाकाम होती है, हुकूमत नाकाम होती है, तो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि वो तमाम चीजें फिर अवाम जंगल का कानून बन जाएगा। फिर इस चीज को आप लोग कह रहे हैं कि शहरियों को लाइसेंस दे दें, ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक आप लाइसेंस दे दें, हर घर में असलहा दे दें, हर बंदा जो है ना वो असलहा, पुलिस को खत्म कर दें, जो कोई लौटे तो सड़कों पे ही जो है ना वो लड़ाइयां शुरू हो जाए। शादिया, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे ना, आप ये बातें हमारे जबान में क्यों डाल रही है? हमने तो ये बात ही नहीं की है। हमने कहा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए शहरियों को, जो पंजाब में, जो केपीके में, बलूचिस्तान में शहरियों को लाइसेंस इशू किया जाता है, तो अगर सिंध में और कराची में लाइसेंस इशू किया जाए तो क्या बुराई इसके अंदर है? हाँ, जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून की हुक्मरानी कायम करने की सूबाई हुकूमत की बनती है। एमकेएम तो मुकम्मल उनके साथ ताउन कर रही है। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले आईजी के साथ भी मुलाकात की थी एमकेएम के अरकान सूबाई असेंबली ने, लेकिन क्या हुआ? नतीजा 0/0 नजर आ रहा है। इसीलिए एमकेएम ने अपनी, जब मैंने कहा, देखिए, जब सबसे बड़ी बात क्या होती है? डेटरेंस होता है। और अगर डेटरेंस होता है तो मेरा ख्याल है कि जो अगर फर्ज करें किसी स्टोर पे डकैत आते हैं, डाकू आते हैं, स्टेट क्रिमिनल आते हैं, जब उन्हें पता होगा कि इस स्टोर में लाइसेंस याफ्ता असला मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि वो डेटरेंस अपनी जगह पे मौजूद है। हम कैमरा क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ना कि डेटरेंस मौजूद रहता है। तो डेटरेंस होनी चाहिए। दुकान के बाहर लिख के लगाएंगे, दुकान के बाहर लिख के लगाएंगे। ये आप कैसी एक वो रिवायत शुरू करने की बात कर रहे हैं कि शहरियों को असलहा दे दें, लाइसेंस दे दें, हर कोई अपने पास असलहा रखे? मैं शादिया, अब ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, जिसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को या होम मिनिस्ट्री को दरखास्त दे सकता है, लाइसेंस ले सकता है। वो बात तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा, किसी भी शहरी की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी है वो रियासत की है। अब 18वीं तरमीम की आपने बात की तो सूबाई हुकूमत की है, पुलिस की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। करेक्ट है। जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रही, ये तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये तमाम इदारे अपने अपने फर्ज खुश असलूबी के साथ अदा करते हुए नजर आए तो मेरा ख्याल है किसी को लाइसेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये इदारे हमें बिलखसूस पुलिस हमें नाकाम नजर आ रही है। जिस तरह मैंने कहा कि किसी तरीके से जो वो लोग जो कराची में 126 अगर थाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि हार्डली 1-2 थाना भी ऐसा नहीं है जहाँ का SHO मकामी हो। अगर आप कराची के 7 SSP को देख लेते हैं, जो 7 डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा ख्याल एक डिस्ट्रिक्ट में भी मुकामी SSP नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को देख ले तो किसी जगह पे नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब मेरे साथ थे, साबिक वफाकी MQM के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन जो करना था वो भी नहीं किया। जब बिल की मुखालिफत का वक्त आया तो वो बिल को नज़रअंदाज करके मुल्क से ही बाहर चले गए। अब जाहिर है उनकी गैर मौजूदगी में स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर बने तो उन्होंने दस्तखत कर दिए और बिल एक कानून यानी एक्ट बन गया। अब इसे सहाफ़ती तंजीमों ने
चैलेंज भी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई इस कानून की मुखालिफत में खड़ी थी तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इसे एतराज़ लगाकर वापस असम्बली में क्यों नहीं भेजा और वो ऐन वक्त पर बाहर क्यों चले गए। सहाफ़ती तंजीमें तो इसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की मिली भगत का नाम दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तो यहाँ तक दावा किया था कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लगता है गवर्नर साहब ने बिल पढ़कर मुल्क से बाहर ही जाने का फैसला किया। गवर्नर पंजाब ने हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन बिल असम्बली को नजरसानी के लिए वापस भिजवाने की बजाय इसे 17 दिन तक अपनी टेबल पर रखा। अब जब 2 दिन बाद इस बिल ने गवर्नर के दस्तखतों के बगैर भी कानून बन ही जाना था तो गवर्नर साहब मुल्क से बाहर चले गए और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से बिल पर दस्तखत किए और इसे कानून बना दिया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने यह बयान दिया कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने गवर्नर की गैर मौजूदगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इतनी उजलत के असरात अच्छे नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी इस बिल की मुखालिफ है या हामी। ये वाज़ेह नहीं है क्योंकि सरदार सलीम हैदर बिल पर दस्तखत किए बगैर मुल्क से बाहर चले गए या उनके इल्म में नहीं था कि कायम मकाम गवर्नर इस पर दस्तखत कर सकते हैं। तो क्या इसे मुखालिफत समझा जाए। गवर्नर पंजाब ने मुल्क से बाहर जाने से पहले बिल असम्बली को नजर सानी के लिए वापस नहीं भेजा तो क्या इसे मुखालिफत समझा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना सदर मुमलिकत होने के बावजूद ऐवान सदर में इस बिल के खिलाफ कोई बात नहीं हुई तो क्या इसे मुखालिफत समझा जाए। पीपल्स पार्टी ने अपना चेयरमैन सेनेट होने के बावजूद सेनेट में बिल के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई तो क्या इसे मुखालिफत समझा जाए। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में भी पंजाब हुकूमत के इस बिल के खिलाफ कोई बात नहीं की तो क्या इसे मुखालिफत समझा जाए। अब इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत कहें या मसनूई मुखालिफत, ये एक हकीकत है कि ये कानून बन गया है जिसमें कोई भी शख्स किसी भी बयान को हद तक के इज्जत जानकर दरख्वास्त दे सकता है और मुलजिम ट्रायल से पहले 30 लाख रुपए जमा करवाने का पाबंद होगा और अगर वो जीत गया तो ये रकम वापस होगी और अगर हार गया तो 30 लाख जुर्माने की रकम तस्वुर होगी और केस के फैसले के लिए ट्राइब्यूनल के जजेस का इंतखाब हुकूमत करेगी, जबकि इस कार्रवाई को रोकने के लिए कोई अदालत भी स्टे ऑर्डर नहीं दे सकेगी। यही वो शक़ें हैं जिन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहते हुए चैलेंज किया गया है। अदालत इसे किस नज़र से देखेगी मैं इस पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, अब बिल को अदालत में तो चैलेंज कर दिया गया है तो क्या ये तब तक मुअत्तल रहेगा ये बिल जब तक ये मुकदमे की समाअत जारी रहेगी, जब तक ये मामला अदालत में होगा ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, पहले तो बात यह है कि कोई भी बिल जो है अगर उस प्रोसेस के अंदर हो, जब उसको गवर्नर साइन ना करे तो उस वक्त अदालतें जो हैं वो जनरली उस बिल को रोकती नहीं है, चूँकि बिल को तो आपने उसी वक्त चैलेंज करना होता है जब वो एक्ट ऑफ द असेंबली बनता है या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनता है। अब इस केस के अंदर ये है कि गवर्नर ने उसको दस्तखत कर दिए हैं। अब जब गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं तो उसके बाद ये है कि इसको गज़ट नोटिफाई किया जाएगा और जब गज़ट नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप इस बिल को, एक्ट को जो है वो जो पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 है, इसको आप हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन के नीचे। और अगर ऑलरेडी चैलेंज किया गया हुआ है तो फिर दोबारा जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है उसको दोबारा ग्राउंड्स लेके तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और अगर अदालत उस एक्ट को जो है सस्पेंड कर सकती है तो अदालत कर सकती है, लेकिन जनरली जो है वो अदालतें जो हैं वो सस्पेंड नहीं करती। अभी भी आपके सामने जो है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लॉज चल रहे हैं जिनको चैलेंज किया गया है स्पेशल सीट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी बात है, तो उसके अंदर अदालतें की जो ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं वो ये है कि आप एक्ट को जो लॉ बन जाए उसको स्ट्राइक डाउन तो कर सकते हैं, उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते और अपना जो उसका प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो अब ये है कि अदालत देखते हैं क्या करती है। अच्छा, लेकिन जनरली अदालत इस एक्ट को कई भी जो एक्ट्स आए हैं वो पैरेलल ये अदालत में भी कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये इसको मुअत्तल तस्वुर नहीं किया जाएगा। जो भी इसकी शिकें हैं जिस पर एतराज़ात हैं, अगर किसी को लगे कि हमारी जो है ना वो हद तक हुई है तो वो मुकदमा दायर कर सकता है, वो भी अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उधर मामला अदालत में भी चल रहा है, पैरेलल होएगा ये सब कुछ। नहीं शाज़िया, उसके अंदर ये है कि जो ऑफेंस है
उसकी तो कमीशन बन जाएगी, लेकिन ये है कि जो आपकी अदालतें हैं वो तो अभी काम नहीं करेंगी ना, चूंकि उसके अंदर जो प्रोसेस है अदालत या ट्रिब्यूनल्स बनाने का वो तो एक प्रिस्क्राइब्स है कि 2 तरह के जजेस जो हैं मेंबर्स वहाँ पे अपॉइंट होंगे और दोनों जो हैं वो विद द कॉन्करेंस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस आएंगे। तो उसके अंदर ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से वो लोग मेंबर्स लेके आते हैं तो उसके अंदर भी चीफ जस्टिस एक पैनल जो है वो गवर्नमेंट को भिजवाएंगे 3 जजेस का, और अगर उसके बाद गवर्नमेंट को इसी लॉयर को जो जिसकी स्टैंडिंग 10 साल से ज़्यादा है और क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट है, जिस तरह दूसरे ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी एक स्टैंडर्ड है, तो वो 3 नाम जो हैं वो एक सीट के मुतालिक जो है वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे और चीफ जस्टिस जो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा गवर्नमेंट भिजवाएगी। जितनी देर तक चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं देंगे किसी एक नाम के ऊपर, उतनी देर तक वो प्रोसेस जो है वो इस लॉ के मुताबिक जो है वो चलता रहेगा। तो लिहाजा जब अदालत बनेगी उसके बाद इस चीज़ का प्रोसेस आएगा। अभी सिर्फ इतना है कि जब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट गैजेट नोटिफिकेशन के बाद बन जाएगा तो किसी शख्स को अगर आप उसके खिलाफ बुहतान लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, या फेक न्यूज़ है, तो अगर उसको इन्फ्रिंज होता है उसका डेफेमेशन या उसकी हद की इज्जत आती है तो उसका कॉज ऑफ एक्शन बन गया है, और उस कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जो टाइम भी एक दिया गया है कि उस टाइम के अंदर जो है वो अदालत के अंदर रुजू कर सकता है। तो ये तो फिर सियासतदान भी एक दूसरे के खिलाफ, ज़ाहिर है प्रोग्राम में जब टॉक शोज़ में सियासतदान बैठते हैं वो भी तो यही तो काम होता है टॉक शोज़ में, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी। ये तो अदालतें इन मामलात से भर जाएंगी। नहीं देखिए शाजिया, एक बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि दुनिया भर के अंदर जो है झूठ है या बहतान है या एक्यूजेशंस हैं या जिसकी कोई हकीकत ही नहीं होती, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जुर्म है। अगर आप पाकिस्तान का पीनल कोड भी आप देख लें या उसके बाद अभी भी जो लॉ बना है, इसकी जो भी लैंग्वेज झूठ की है या उसको डिफेंस को अगर आप किसी के खिलाफ केस होता है तो दुनिया भर के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के मुताबिक ये लॉ बना है। इसके अंदर कोई ओवर एंड अबाउट हमारा मसला इसके अंदर ये आ जाता है कि आप अगर किसी को लगा है, होनी चाहिए, अगर आपको लगा है कि आपकी हद तक हुई है तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस? कोई भी इल्जाम लगा देगा, लेकिन आपको साबित भी तो करना है ना। अगर आपको इल्जाम लगा रहे हैं उसको साबित भी तो करें। साबित पहले भी नहीं था। पहले शाजिया पहले ये था कि आपको ये साबित करना पड़ता था कि मेरा मुआशरे के अंदर कुछ स्टेटस है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं, तो सबका स्टेटस बराबर है ना। अब स्टेटस की बुनियाद के ऊपर तो आप नॉकआउट न करें। अब अगर एक शख्स जो है वो एक आम आदमी है और उसके खिलाफ अगर कुछ झूठ बोलता है, और सोशल मीडिया एक जो नया फिनोमिना आया हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया भर के अंदर है, दुनिया ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी की है, अगर वहां के ऊपर किसी को डिफेम किया जाता है, उसकी हकीकत कोई नहीं है, तो क्या उस शख्स का राइट नहीं है किसी फोरम के पास जाए? हाँ, ये एक इशू है कि लॉ का मिसयूज जो मुझ पर कोई इल्जाम लगा रहा है और मैं जाती हूँ अदालत में और कहती हूँ कि इससे मेरी हद तक हुई है, ये इसने मेरे पे गलत खबर है, तो मुझे उसको साबित भी तो करना है कि ये बात गलत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। ये सिर्फ एक नहीं है जो हमने इसका बनाया हुआ है कि वन साइडेड है। देखें, मैं जाऊंगा, मैं जाके ये कहूंगा, मैं साबित करूंगा, पहले अपनी प्लीडिंग्स के अंदर लिखूंगा कि जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट के ऊपर है ये गलत खबर है। अब वो गलत खबर जब मैंने उसे लिखना है उसके अंदर मैं बताऊंगा ना कि जिन रीजंस के ऊपर है। अब जिसका खिलाफ आपने केस किया है उसको जो है वो एक ऑप्शन है कि वो उसके अंदर डिफेंस ले सकता है। उसके अंदर यह है कि सबसे जो बड़ा डिफेंस जो दुनिया भर के अंदर है और पाकिस्तान में भी अब बनाया गया है वो है सच का, जी मैंने सच बोला है। फिर उसके बाद आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस भी उसके अंदर आती है, फिर आपका जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज है उसके अंदर भी चीजें आती हैं। तो बात यह है कि अगर वो आपकी बात प्लॉजिबल जज को लगती है तो वो आपकी बात वो मान लेगा, अगर वो आपकी बात प्लॉजिबल नहीं लगती तो एक इंटरम ऑर्डर उसके अंदर कर देगा। लेकिन यह है कि उस लॉ के अंदर जो एप्लीकेशंस ये सारी चीजें हैं, अगर कोई गलत उस चीज के अंदर है तो मैं तो इस चीज के अंदर हूं कि अगर गवर्नमेंट ने वो लॉ पास कर दिया उसे हेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब भी जितनी हमारी ये एसोसिएशंस हैं जो जर्नलिस्ट की हैं ये सारी हैं, ये इकट्ठी हों, उसकी एक काउंटर देना कि जी ये इसके अंदर जो आपने बनाया है, इस बात पे तो सब इकट्ठे हैं। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल 70% झूठ बोला जाता है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूं। डिफेंस मौजूद है ना, जर्नलिस्ट का डिफेंस मौजूद है, वो ले सकते हैं उसमें। क्या? जी
वो ये है कि अगर वो जाके ये कहता है कि जी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और ये बात सच्चाई है, तो अदालत उस बात को मान लेगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैंने सच्ची बात की और अदालत फिर कहे नहीं, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि जो अभी इरशाद आरिफ साहब भी एक प्रोग्राम के अंदर थे, तो जो बुनियादी मैं समझता हूं कि जो चीज आया वो है गवर्नमेंट का हेस्ट या गवर्नमेंट की कमिटमेंट से अलहदा होना इस प्रोसेस के अंदर, या गवर्नर की कमिटमेंट का अलहदा होना, या जजेस की अपॉइंटमेंट पे एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि जी वो गवर्नमेंट लगाएगी तो उसको कर दें कि जी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, सिर्फ जो है वो चीफ जस्टिस लगाएगा, बात खत्म हो सकती है। और अगली जो इंटरनल डिग्री की यहां तक बात है उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये मेरी बात सुने ना, तो स्टेक होल्डर्स के साथ देखे ना कि बैठ के आपको करना चाहिए था ना, स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ अगर आप लेके आते तो ही कोई मशवरे देता ना, आपने तो मुशावरत करना ही जरूरी नहीं समझा। नहीं देखिए शाजिया, हमारा एक और है कि हम चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को स्केटेड कर देते हैं, और स्केटेड कर देते हम कहते हैं जी लॉ है ही नहीं है, जी लॉ ठीक नहीं है, जी ये लॉ होना ही नहीं चाहिए था। भाई एक लॉ आ गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी है, मुल्क के अंदर क्या दुनिया भर के अंदर जो है ये एक फिनोमिना सोशल मीडिया का बना हुआ है जिससे ना इदारे महफूज हैं, ना शख्स महफूज हैं, लोगों की फैमिलियां महफूज नहीं है। तो क्या उसको एड्रेस दुनिया ने नहीं किया? उसको सिंगापुर ने एड्रेस किया है, उसको चाइना ने किया है, उसको फ्रांस ने किया है, उसको बर्तानिया ने किया है, उसको अमेरिका ने किया है। जिस हुकूमत ने अब किया है पीका कानून, जब ये तहरीक इंसाफ के दौर में आया, ये उसके खिलाफ बोलती थी, ये कहती थी ये सहाफियों की आवाज को दबाने के लिए, सच को दबाने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए ऐसे कानून लेके आए जाते हैं। फिर आप अपनी बात पर कहीं ठहरे भी तो सही ना। ऑपोजिशन में आप लोगों की बातें और होती हैं, हुकूमत में आके आपकी बातें और हो जाती हैं। तो आप देखें ना, यही तो शाजिया यही तो वो पॉलिटिकल डाइकॉटमी है ना। अब जब वो अमेंडमेंट्स आई थी उस दौर के जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे या पीटीआई के जितने लोग थे, जब ये लॉ आया था उसकी स्टेटमेंट्स देख लें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीज़ आई थी। और उस वक्त तो ऑर्डिनेंस आया था, उस वक्त असेंबली ने तो लॉ ही नहीं अमेंड किया था। तो क्या वो जो चीज़ें उस वक्त 2022 के अंदर कह रहे थे आज वही कह रहे हैं? तो गलत कर रहे हैं ना। तो मतलब ये है कि दौरे में आ रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, सबके दौरे में आ रहे हैं। हाँ, आप जो इसके अंदर शाजिया फंडामेंटल है वो ये है कि लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और अगर इस चीज के अंदर मिसयूज का आ रहा है कि अगर एक लॉयर्स आके उसको अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स किए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली इस अमेंडमेंट ले आनी चाहिए और लॉयर्स वाला मामला जो है उसको रिमूव कर दें ताकि जुडिशरी जाने, चीफ जस्टिस जाने और वो जाने। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद मेरे साथ थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने हत्या इज्जत का बिल आखिर ये मंजूर हो गया है और सहाफ़ी मामूल के मुताबिक ज़ाहिर है बाइकॉट का ऐलान तो उन्होंने कर दिया है। तमाम असम्बलीज़, हुकूमती तकरीबात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तमाम जो फंक्शंस हैं उनका बाइकॉट होगा। लेकिन पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो बड़ा समझ से बालातर है ना। उधर से एहतजाज हुआ, फिर जो गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब थे वो कहते थे कि इस पर नज़र षानी होनी चाहिए, मज़ीद मुशावरत होनी चाहिए। इसका इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि दोबारा असम्बली में नज़र षानी के लिए भेज सकते हैं और बिल्कुल बड़ी खामोशी के साथ वो बाहर चले गए, पता ही नहीं चला। अब ये अपने आप को बिल्कुल इससे हटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्शियसली ये किया है या उनको पता ही नहीं था गवर्नर साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि गवर्नर साहब बाहर जाएंगे और जो नून लीग है वो ये काम कर सकती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी लाइम थी? मैं बात करूँगी, मुझे सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। अरशद साहब, चैलेंज भी बिलाखिर हो गया है ये कानून, आप लोगों ने हुकूमती तकरीबात के बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। क्या होगा आप लोगों के हमारे एहतजाज से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाइकॉट से क्या मिल जाएगा? कानून तो बन गया। शुक्रिया, बहुत नहीं वो आप बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन क्या हमें आवाज़ नहीं चाहिए ऐसे बिल पर और ऐसी हुकूमती हथकंडों पर जो आज़ादी इज़हार को, आज़ादी सहाफ़त को तलब करें? क्या हमें खामोशी से इस बिल को मान लेना चाहिए? ऐसा तो कभी माजी में कभी जो अदवार आए हैं, माशाल्लाह से ज़ियाउल हक का दौर था, शरफ का दौर था, ऐसे इस किस्म के कड़े कानून तो उस वक्त नहीं, ऐसे तो उस वक्त भी आवाजें उठाई थी, अब भी उठाएंगे और आगे भी जो करेंगे फिर भी उठाएंगे। बात ये है, हमने तो आवाज उठानी है। ये जो पीका कानून जब पीटीआई के दौर में आया,
ये मरीम नवाज साहिबा कितनी बात करती थी कि हम तो ऐसे किसी कानून को मानते नहीं हैं, ये तो आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। देखिए, इसमें ये बात ये है कि ये जब आया तो 17 नवंबर 2021 को PFUJ के सेमिनार में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि जब नवाज शरीफ आएगा, जब हम आएंगे तो ऐसे सारे कवानीन को बिल्डोज कर देंगे, जिससे आज़ादी तलब। तो ये नारे उस वक्त निकलते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। जी हाँ, ये हम सहाफियों को सिंपैथीज जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन की मिलती हैं। जी, ये हमेशा से बात है। मैं तो आज पीपल्स पार्टी के किरदार पे बड़ा मशकूक हुआ। मुझे तो बड़ा शक है कि क्या ये वो जुल्फकार शहीद की पार्टी है, क्या ये वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी है। ये तो बड़े आज़ादी सहाबत के चैंपियन हैं, आज़ादी इज़हार के चैंपियन हैं और हमेशा से रहे हैं। लेकिन आज जो हमने गवर्नर से शादी एक हफ्ते पहले मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि अपनी टिपिकल लैंग्वेज में हुन तुसी फिक्र ना करो, हुन बिल ना जासी मैं ना साइन कर सकता वापस एनजी पेज था सादा गल हो। तो ये देखें गल हो। हम तो अब यही कहेंगे कि खामोशी हिस्सा डाला, लेकिन खामोशी से डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा। नहीं, ये देखें, आपको जो दुश्मन होता है ना, वो मुनाफिकत जो है ना, वो मुनाफिक तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। दुश्मन तो सामने खड़ा है ना, ये तो मुनाफिकत है। इसको कैसे करेंगी वो आप खिसा के। अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि 2 रोज कबल ये बिल गवर्नर हाउस में पहुंच गया, मोहतरम को पता था, इन्होंने स्केप किया दुबई के लिए। वो कल मलिक साहब ने कायम मकाम गवर्नर ने 6 बजे अपने घर बुलाया बिल और 6 बज के 10 मिनट में साइन किया और फारिग कर दिया। लेकिन कानून तो हो गया, लेकिन अब हमारे पास रास्ता है अदालत का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट सुनेगी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी नहीं सुनेगी तो आलमी अदालत में भी जाएंगे। देखें, इस वक्त ये तो इंतहा हो गई है ना कि आप जो है। देखिए, कानून पास करना इसमें कोई शक नहीं है, असम्बली का राइट है, आईनी एक इख्तियार है असम्बली का। हाई कोर्ट इस मामले पर फिर डायरेक्शन दे सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसका गजट होगा तो हाई कोर्ट इस पे बिल्कुल देगी। अभी तो ये लोग गए हैं, लेकिन अभी आज जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसपे शाहजादा साहब थे, मैं सारे अमेंड JPNS, PPA, PFUJ सारे थे, उनसे यही कहा कि सब अपने बुकला करेंगे और हम मंडे को इंशाल्लाह ताला रास्ता तैयार करेंगे अदालत का। और देखेंगे ये कानून के पीछे किस काला कानून जो 3 माह से 2 माह से तैयार हो रहा है, उसके पीछे 2 लोग हैं। एक्चुअली जो है ना, ये इन्होंने अपने लिए गला खोद लिया है। कल को इन्होंने खुद इसमें अंदर गिर जाना है। ये हद तक जो ये पब्लिक एट लार्ज है। भाई, आप रोज कहते हैं डेफेमेशन की बात करते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ कितनी अरबों रुपए की डेफेमेशन की है। आप अपने पहले अमल दरामद कराएं, अपने कवानीन को ठीक करें, वहां जाएं। हमें क्यों आप जिबा करने के लिए आए हैं? ठीक है, हम कभी कहते हैं मादर पितर आजादी हो, हम कब कहते हैं कि किसी को उसकी वीडियो लगा के उस पर कमेंट करें, कोई गलीज जुबान इस्तेमाल करें, हम इसके खिलाफ है। बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी सहाफत हो। मादर पितर आजादी तो कहीं भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बिल ले आए, लेकिन मुशावरत से पूछ लें। इसमें कई शिकें ऐसी हैं जो 10 आपकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, आपके 73 आइन की खिलाफ वर्जी है, तो उनको निकाल दें या उनकी नौफलक दुरुस्त कर लें। आप 30 लाख से जुर्माना शुरू करते हैं, 3 करोड़ पे जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा इस पे बात सुनने को क्यों तैयार नहीं है? हाँ, इस पे तो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। मरीम नवाज साहबा ने हमें एंगेज किया हुआ पिछले 1 हफ्ते का। अजमा बुखारी साहबा फरमाती से मुलाकात होगी। पिछले 6 दिन से शादिया मुझे नाम पूछ रहे हैं, मैं 6 दिन से इनको नाम दे रहा हूँ कि ये नाम है, तो परसों फरमाती है आपको, वो कहती है मरीम को बुला लें। सिर्फ पहले इन्होंने हमें 20 मई को बुला के असेंबली में ट्रैक किया और अब हमें के पीछे लगा दिया कि जी हम आपको बुला रहे हैं, आपकी बात CM साहबा सुनेंगे। CM साहबा ने यह बात सुन ली और कल स्पीकर को कहा गया कि अभी दिन भेजे साइन करके डॉक्टर। ये तो हाल है इनका। इनके पॉलो फेल में सुधार देखे कहता है। मैं हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट बड़ी कैसी जमहूरियत। अनफॉर्चुनेटली हम हर दफा इक्तदार में आके भूल जाते हैं कि सदा इक्तदार किसी का नहीं है, सदा इक्तदार सिर्फ रब की ज़ात का ही है। ये हमारी सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा भूल जाती हैं इक्तदार में आकर, और जब अपोजिशन में आती हैं और फिर वो सबके साथ सिंपैथीज उनकी होती हैं, फिर उन्हीं कवानीन के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब देखते हैं कि जो अदालत है वो इसको कैसे लेती है। बहुत शुक्रिया सदर लाहौर अरशद अंसारी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।